हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं फ़ीमेल कैंडिडेट के इंटरव्यू जो कि सरकोदा सेंटर पे आज कंडक्ट हुए हैं। तो आज के इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यू। तो चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया कि वेलकम टू पीपीएससी बेटा, एंड देन पूछा गया यूर नेम इज़ फ़ातिमा, टेल मी द सम ऑफ टाइटल्स ऑफ सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के डिफरेंट टाइटल्स हैं। इनको ज़हरा भी कहा जाता है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। इसके अलावा इनको मासूमा भी कहा जाता है और मुबारका भी कहा जाता है, बतूल भी कहा जाता है, तोहरा भी कहा जाता है, और इसके अलावा कुबरा भी कहा जाता है और सिद्दीक़ा भी कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइटल्स हैं हज़रत फ़ातिमा के। इसके अलावा इन फ़ातिमा का जो इंटरव्यू है अभी मैं आपके साथ शेयर कर जा रहा हूँ, वो कुछ दिनों पहले इनके वालिद साहब की वफ़ात हुई है। तो उनके वालिद साहब की मग़फ़रत के लिए भी दुआ कर दें, अल्लाह ताला इनको कामयाब भी फ़रमाए और इनके वालिद गिरामी को उनकी कामिल बख्शिश फ़रमाए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट बिटवीन दी एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? जो एड्जॉर्प्शन है बेसिकली दिस इज़ दी बल्क फिनोमिना होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है दिस इज़ दी सरफेस फिनोमिना। और इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन में होता है इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो यूनिफॉर्म रेट में इसमें हो रहा होता है, और इसके अलावा एड्जॉर्प्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लोली इंक्रीज़ होता है एंड देन इक्विलिब्रियम में चला जाता है। और इसके अलावा जनरली जो एब्जॉर्प्शन होते हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है दिस इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड एब्जॉर्प्शन के केस में ये वर्क करता है एट लो टेम्परेचर पे। तो ये कुछ डिफरेंस है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कुछ क्वेश्चन पूछे गए। नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 100 कार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन का क्या नेम होगा जिसमें 100 कार्बन्स हों? तो उसको कहा जाता है हेक्टेन कहा जाता है। 100 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को हेक्टेन कहा जाता है, हेक्टेन। जिस तरह 10 कार्बन वाले को डीकेन कहा जाता है, तो 100 वाले को हेक्टेन कहा जाता है। देन पूछा गया कि व्हाट इज़ दी बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? ये वो लिगेंड होता है जिसके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं टुवर्ड सेंट्रल मेटल एटम। और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल भी पूछी गई थी कि इसमें इथाइलिन डायमाइन है और इसके अलावा ऑक्सिलेट आइन है। दीज आर दी बाइडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन? वेरी सिंपल डेफिनेशन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। इसके अलावा व्हाट इज़ ब्रैक्स बी टेस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स के हवाले से, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देन व्हाट इज़ फ्लेम टेस्ट? ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, फ्लेम टेस्ट क्या होता है। और डू यू यूज़ प्लाटिनियम वायर इन योर लैब? हाँ, ये पूछा गया कि व्हाट इज़ एन अलाय? अलाय क्या होता है? और ब्रास में कौन सी मेटल्स होती हैं? तो ब्रास में जिंक एंड कॉपर मेटल्स होती हैं। जिंक एंड कॉपर का जो है ना ये अलाय होता है, ब्रास। टेल मी द नेम्स ऑफ सॉल्ट्स विच आर डिटेक्टेड बाय द स्मेल। कौन कौन से साल्ट हैं जिनको स्मेल के ज़रिए हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं? तो देखें, इसके अलावा ये जो एसीटेट है, सोडियम एसीटेट, ये भी इसकी विनेगर लाइक स्मेल होती है, इसको भी आप स्मेल के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सल्फाइड वाले साल्ट हैं, सोडियम सल्फाइड है जिसकी और रोटन एग लाइक स्मेल होती है। इसके अलावा जितने भी अमोनियम के साल्ट हैं, अमोनियम क्लोराइड है, इसकी अमोनिकल स्मेल होती है, तो इनको आप स्मेल के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे साल्ट्स हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ एडिड टू द सीमेंट एंड वाई। सीमेंट में क्या चीज़ ऐड की जाती है? तो ये 2% जिप्सम हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? सीमेंट का सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए ये ऐड करते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम? तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम। एंड देन पूछा गया कि व्हाट आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली दीज आर दी कन्फर्मेशनल दोज आइसोमर्स विच आर इंटर कन्वर्टेबल विद ईच अदर थ्रू द रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। तो कोई बॉन्ड ब्रेक किए बगैर सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करके हम जिसको इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, उनको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहा जाता है। इसी तरह कन्फिग्रेशनल जो आइसोमर्स होता है ये वो आइसोमर्स होते हैं जो दीज आर द नॉट कन्वर्टेड विद ईच अदर बाय द रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड विदाउट ब्रेकिंग। जब तक हम इसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे उस वक्त एक स्ट्रक्चर दूसरी में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी, तो उनको कन्फिग्रेशनल आइसोमर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं
इंटरव्यू में काफ़ी बार ये पूछी जा चुकी हैं, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल एसोमर्स। देन पूछा गया व्हाट इज़ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या होती है, गिव एनी टू मेथड्स। रेजोल्यूशन बेसिकली दिस इज द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर के पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करवा लिया जाए तो इसको कहा जाता है रेजोल्यूशन। तो उन कंपोनेंट को सेपरेट करवाने के कितने मेथड्स हैं, उन्होंने 2 मेथड्स पूछे हैं, वैसे डिफरेंट मेथड्स हैं। आप जो है ना वो इंजाइम यूज़ करके भी उनको सेपरेट करवा सकते हैं रेसिमिक मिक्सचर को। इसके अलावा अगर आप उसको आप डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो इजीली सेपरेबल होता है। और इसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी आप यूज़ कर के डिफरेंट एड्जॉर्बेंट यूज़ करके आप उसको कर सकते हैं। मैकेनिकल सेपरेशन से भी हो सकता है। इसके अलावा डी रेसिमाइजेशन प्रोसेस होता है, वो भी आप करके इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। टोटल ग्रुप्स इन दी बेसिक रेडिकल में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, तो वो 6 ग्रुप हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट ग्रुप रेडिकल्स, जो 6th ग्रुप रेडिकल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या रेडिकल्स मौजूद होते हैं। इसमें मैग्नीशियम होता है, अगर हम इसको डिस्कस करें, मैग्नीशियम आयंस होते हैं, रेडिकल्स होते हैं। इसके अलावा सोडियम है, पोटाशियम है और इसके साथ साथ अमोनियम है। ये 6 लास्ट ग्रुप्स पे बिलोंग करते हैं। देन पूछा गया कि व्हाट इज़ दी लीडलर्स कैटलिस्ट, व्हाई इट इज़ यूज्ड, ये पूछा गया। देन पूछा गया कि व्हाट इज़ एक्टिवेटर, क्या होता है, ये कैटलिस्ट को उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करवाता है। व्हाट इज़ नेल्सन सेल, नेल्सन सेल किस लिए यूज़ होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं नेल्सन सेल को। और इसके अलावा इफ़ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज़ यूज व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, अगर आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूज़ कर लेते हैं तो उस वक्त आपको सोडियम और क्लोराइड आयन मिलते हैं और वही जाके एनोड और कैथोड पे उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, तो सोडियम मेटल आपको मिलती है और क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है। और कौन सा सेल यूज़ होता है, उस सेल का जो नेम है वो है डाउन सेल हम यूज़ करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहा जाता है। 9th क्वेश्चन, यू आर टीचिंग इन अ कॉलेज एंड टेक 5 लेक्चर्स, आप कॉलेज में पढ़ाती हैं और 5 लेक्चर्स देती हैं। इफ़ यू आर अपॉइंटेड एट HED कैन यू टेक 6 लेक्चर्स, भाई HOD की जॉब दे दो इनको, तो 10 भी पढ़ाने पड़ जाएँ तो सारे पढ़ा लेंगे, बस जॉब चाहिए HED की मिल जाए, इससे और क्या। कैन यू टीच, वैसे जनरली बहुत कम लेक्चर्स होते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज की जो लाइफ है बहुत ही रिलैक्सेशन है, बड़ी मज़े की लाइफ है। कोई 2-3 लेक्चर होते हैं और उसके बाद बस फुल्ली इंजॉय बैठ के बंदा करता है। तो आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए, आप लेक्चर हों, आप HED का पार्ट हों, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। देन पूछा गया कैन यू टीच अदर देन केमिस्ट्री सब्जेक्ट इन द कॉलेज, सम टाइम अगर कॉलेज में टीचर चले जाते हैं, वो ट्रांसफ़र करवा जाते हैं, तो सम टाइम आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने भी पड़ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल सम टाइम आपको जो है ना वो इशू कर देता है। जिस तरह मैंने भी कुछ अरसे के लिए CTI से पहले मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया 2nd ईयर की क्लास को। ये था जी फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू, काफ़ी लेंथ इंटरव्यू है, इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी है। अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए और इनके वालिदैन के भी दर्जात को बुलंद फरमाए। देन पूछा गया सेकंड इंटरव्यू, चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, वेलकम टू PPSC बेटा। एंड देन पूछा गया आर यू कंफर्टेबल एंड वाई स्काई लुक्स ब्लू, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्कैटरिंग फिनोमिना होता है इसमें। सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर मैजिक नंबर्स, ये मैजिक नंबर्स क्या होते हैं। ये जो नंबर्स हैं 2, 8, 8, 18, दीज आर दी मैजिक नंबर्स, कि इसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह फर्स्ट ग्रुप है उसमें अगर 2 ऐड कर दिया जाता है तो ये आपको नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल जाता है। ये एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये मैजिक नंबर सेलेक्ट किए गए हैं। इसी तरह आप 8 ऐड कर लेते हैं, 2 में आप 8 कर दो 10 वो हो जाता है, जो कि नोबल गैस का है। इस तरह यानी कि 8, 8, 18, 18 और फिर देन 32 आप ऐड करते जाएंगे तो आपको जो है ना वो उसी ग्रुप में, सेम ग्रुप में आपको अगले जो मेंबर होगा उसका एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा। देन व्हाट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है ये पूछा गया। बेसिकली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, दिस इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये प्रॉपर्टी रखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। व्हाट इज़ हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड, शैब प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, अगर हम इनको प्रॉपरली डिफ़ाइन करें तो हार्ड एसिड दीज आर टिपिकली, इनके पास हाई चार्ज डेंसिटी होती है और इसके अलावा इनके पास जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज हायर होता है। स्मॉल आयनिक साइज़ इनका होता है, यानी कि स्मॉल आयनिक साइज़ एंड हायर चार्ज डेंसिटी, तो उनको कहा जाता है हार्ड एसिड। ये इनकी पहचान है, आइडेंटिटी है।
इसके अलावा अगर हम सॉफ्ट एसिड की बात करें तो इनके पास लोअर चार्ज डेंसिटी होती है और ग्रेटर आयनिक साइज़ होता है। तो इनकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हार्ड एसिड की एग्जांपल में आ जाता है हाइड्रोजन आयन है और इसके अलावा लिथियम आ जाता है, लिथियम आयन है, हायर चार्ज डेंसिटी और लोअर साइज़ है। और इसके अलावा एल्यूमिनियम आयन है, मैग्नीशियम आयन्स हैं और कैल्शियम आयन्स हैं। दीज आर ऑल दी हार्ड एसिड्स, ये हार्ड एसिड में आ जाते हैं। और जो सॉफ्ट एसिड्स हैं अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो इनका साइज़ ग्रेटर होगा और इसके अलावा इनका चार्ज भी लोअर होगा। तो सॉफ्ट एसिड में आ जाता है जल्दी ज़्यादातर कोइनीज मेटल्स आ जाती हैं, लाइक कॉपर है और इसके अलावा सिल्वर है, गोल्ड है। ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं सॉफ्ट एसिड्स की। देन क्वेश्चन पूछा गया विच इज़ सॉफ्ट गोल्ड। सॉफ्ट गोल्ड बेसिकली दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है। इस क्वेश्चन को आप देख लें। देन पूछा गया व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रेंट्स, क्या होते हैं जो बहुत ही मिन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं सॉइल के लिए, उनको माइक्रो प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रेंट्स इनको कहा जाता है। इनकी एग्जांपल बोरॉन है, बोरॉन इज़ दी माइक्रो न्यूट्रेंट्स, कॉपर है, आयरन है और इसके अलावा मैंगनीज़ है, जिंक है और देन मोलिब्डेनियम है। दीज आर दी माइक्रो न्यूट्रेंट्स। देन क्वेश्चन पूछा गया सेकंड स्पेशलिस्ट को से व्हाट डू वी डू इन द सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में हम एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट करवाते हैं। एसिडिक ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। एसिडिक ग्रुप को हम 3 पार्ट्स में जनरली डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप, डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप और स्पेशल ग्रुप होता है। देन पूछा गया राइट नेम्स ऑफ एसिडिक ग्रुप्स, कौन कौन से होते हैं, उनके नेम्स, उनके एग्जांपल्स, ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। कैन वी यूज़ एन अदर कंसनट्रेटेड एसिड इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जनरली हम एसिडिक ग्रुप को डिटेक्ट करवाते हैं, आइडेंटिफाई करवाते हैं बाय यूजिंग दी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो पूछ रहा है कि क्या आप कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। देखें उनको जनरली हम यूज़ नहीं करते बिकॉज उनकी जो कंसनट्रेटेड फॉर्म है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दीज आर दी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन दी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज करवा देते हैं और देन उनको डिटेक्ट करना और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंशिएट द फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो फॉस्फेट एंड सल्फेट को आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों स्पेशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए हम बेरियम क्लोराइड टेस्ट यूज़ करते हैं। हम क्या लेते हैं, इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं और इसको रिएक्ट करवाते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। तो इसके रिज़ल्ट में हमें मिलते हैं वाइट पीपीटी। दोनों केसेस में हमें क्या मिलते हैं, वाइट पीपीटी मिलता है दोनों केसेस में। फिर हम क्या करते हैं, इन वाइट पीपीटी को हम क्या करवाते हैं, इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, डिज़ोल्व करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। अगर ये वाइट पीपीटी डाइल्यूट HCl के साथ हो जाते हैं इनसॉल्युबल, क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल, तो ये कंफर्म करता है सल्फेट आयन को, क्या करता है, सल्फेट आयन को। और अगर ये वाइट पीपीटी डाइल्यूट HCl के साथ हो जाते हैं सॉल्युबल, क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल, तो देन इट कंफर्म दी फॉस्फेट आयन। तो ये टेस्ट है प्रॉपर फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फॉस्फेट एंड सल्फेट ग्रुप। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट क्या होता है, बहुत फेमस टेस्ट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। केमिस्ट्री ऑफ रिंग टेस्ट ये पूछा गया है। इसमें हम फेरस सल्फेट जनरली यूज़ करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है। वो कहता है कि इसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन यूज़ करते हैं रिंग टेस्ट के लिए। देन यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वेयर वी यूज़ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फेरस सल्फेट क्यों यूज़ करते हैं। देखें अगर हम पहले ही इस सोल्यूशन को बना के रख देते हैं तो देन ये सोल्यूशन क्या हो जाता है, बाय द इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल जो कंडीशंस होती हैं उसके थ्रू, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर, जब वो लाइट एक्सपोजर होता है लाइट का या एटमॉस्फेयर का, तो ये जो फेरस सल्फेट है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 थराइज में ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये जो फेरिक सल्फेट है ये डज़ नॉट गिव दी ब्राउन रिंग, ये फिर ब्राउन रिंग नहीं देता, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता और ब्राउन रिंग नहीं देता, जैसे हम नाइट्रेट आयन की डिटेक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन यूज़ करते हैं और देन नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करते हैं। ये था जी सेकंड कैंडिडेट का इंटरव्यू, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन जो थर्ड इंटरव्यू है चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज
एंड देन पूछा गया वाई रेड इज़ अलार्मिंग साइन, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, चेयरमैन की तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। देन सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन, एंड देन पूछा गया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशनल एंड कन्फिग्रेशनल। तो ये मैं अभी एक इंटरव्यू आपके साथ इसका जिक्र कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। देन पूछा गया व्हाट इज़ पीएच ऑफ योर ब्लड, तो ये ऑलमोस्ट 7.35 या 4 के राउंड अबाउट ये ब्लड की पीएच होती है जनरली। व्हाट हैपन्स व्हेन पीएच डिक्रीजेज, देखें अगर ये नॉर्मल ब्लड की पीएच जो है 7.4 है राउंड अबाउट, अगर इससे डिक्रीज़ हो जाती है तो देन हो जाती है एसिडोसिस, ये एक डिज़ीज़ है, एसिडोसिस कंडीशन आ जाती है। और अगर ये 7.4 से इंक्रीज़ हो जाती है तो देन इसको कहा जाता है एल्कैलोसिस, और दोनों ये डिसऑर्डर हैं, ये मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करती हैं। देन पूछा गया व्हाट आर बफर्स बेसिकली यूज टू रेजिस्ट इन पीएच, एंड देन व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉम्ब, क्या होता है हाइड्रोजन बॉम्ब में बेसिकली हम ये फ्यूजन प्रोसेस होता है, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम एटम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें एनर्जी मिलती है इसकी ब्लास्टिंग से। व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है, और व्हाट आर बियोलॉजिकल कैटलिस्ट, दीज आर द एंजाइम्स आर नोन एज बियोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो डिफरेंट एंजाइम हम यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, कैटाबॉलिज्म में। सब्जेक्ट्स पे सेकंड की तरफ क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, जिसको इनहिबिटर भी कहा जाता है, ये कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देता है। व्हाट इज़ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या होता है, जिसमें से एक वन जो रिएक्टेंट होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। एंड देन व्हाट इज़ रदरफोर्ड मॉडल, क्या होता है, और इसके डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू पीपीएससी का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, और आप लोग काफ़ी लोग परेशान भी हैं। ज़ाहिर बात है कि 2-3 मंथ होने वाले हैं कि आपके इंटरव्यू अभी तक एंड नहीं हो रहे फीमेल कैंडिडेट्स के, तो इंशाल्लाह होप्स हो कि जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट इतना जल्दी तो नहीं आने वाला। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर रिज़ल्ट कब आ रहा है, अभी तो इंटरव्यू एंड नहीं हो रहे। ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू दी माई ओपिनियन कि ये 15 मार्च तक तो ये इंटरव्यू जारी रहेंगे फ़ीमेल कैंडिडेट के, और आपका रिज़ल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो ईद पे ही एक्सपेक्टेड है, ईद से या 1-2 दिन पहले आ सकता है या ईद के बाद, यानी कि ईद पे ईद भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।